नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं व्यक्तित्व निर्माण के सिद्धांत। तो यहां पर मैं बात करूंगा व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखते हैं व्यक्तित्व निर्माण के सिद्धांत। व्यक्तित्व निर्माण के सिद्धांत। देखिए, व्यक्तित्व निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। देखते हैं तो व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो है कौन कौन से सिद्धांत दिए गए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर शील गुणों का सिद्धांत। शील गुणों का जो सिद्धांत था, शील गुणों का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? G.W. आलपोर्ट के द्वारा यह दिया गया था। G.W. आलपोर्ट। G.W. आलपोर्ट के द्वारा यह दिया गया। तो G.W. आलपोर्ट के द्वारा शील गुणों का सिद्धांत दिया गया। शील गुणों के सिद्धांत के अनुसार जो है दो प्रकार के जो है यहाँ पर प्रकार इसके बताए गए। दो प्रकार के यहाँ पर प्रकार बताए गए शील गुणों के। एक तो सामान्य शील गुण और दूसरे बताए गए विशेष शील गुण। तो इसका फर्स्ट प्रकार है, यहाँ पर दो प्रकार बताए गए इसके। शील गुणों को दो प्रकारों में बांटा गया। पहला जो है यहाँ पर सामान्य शील गुण, पहला प्रकार बताया गया सामान्य शील गुण। सामान्य शील गुण में जैसे कि प्रेम, जो कि सामान्य रूप से सामान्य व्यवहार में व्यक्ति में पाए जाते हैं, वो सामान्य शील गुण होते हैं। जैसे कि प्रेम, दया, सहानुभूति, प्रेम, दया, सहानुभूति, सहयोग, सहयोग भी हम कह सकते हैं, आदि। तो ये जो है सामान्य शील गुण होते हैं जो कि व्यक्ति के व्यवहार में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। प्रेम, दया, सहानुभूति, सहयोग। दूसरे प्रकार की मैं बात करूंगा विशेष शील गुण। विशेष शील गुण का मतलब जो व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। सामान्य शील गुण तो ये हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, जबकि जो विशेष शील गुण होते हैं वो विशेष व्यक्ति में ही पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं गांधी जी की बात करूं तो गांधी जी में जो अहिंसा का गुण है, गांधी जी में अहिंसा का गुण जो था वो एक विशेष प्रकार का शील गुण था। गांधी जी में अहिंसा का गुण। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि किसी से किसी की लड़ाई नहीं हो, तो यही गुण उनका जो था सबसे अलग था। तो गांधी जी में अहिंसा का गुण। बात करूं मैं यहां पर मदर टेरेसा में सेवा भाव का गुण। मदर टेरेसा क्या करती थी? लोगों की सेवा करती थी। तो मदर टेरेसा में सेवा भाव का गुण था, ये सबसे अलग था। मदर टेरेसा में सेवा भाव का गुण। जबकि मैं यहां पर तीसरी बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी की। तो विवेकानंद जी में जो था वो किसका गुण था? संप्रेषण का गुण था। मतलब अपनी बात को दूसरों के सामने आसानी से समझा देते थे। स्वामी विवेकानंद बोलने में बहुत जो है एक्सपर्ट थे। स्वामी विवेकानंद जी में संप्रेषण का गुण, जी में संप्रेषण, स्पष्ट वक्ता थे वो, संप्रेषण का गुण था उनमें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये विशेष शील गुण होते हैं। जैसे कि मदर टेरेसा में जो है सेवा करने का गुण था, सेवा भाव का गुण था। स्वामी विवेकानंद में संप्रेषण का गुण था। किसी भी चीज को जो है वो जनता के साथ इस प्रकार प्रस्तुत करते कि जनता जो है उनकी बातों से सहमत हो जाती थी। गांधी जी में अहिंसा का गुण था। तो ये जो है सामान्य रूप से व्यक्तियों में जो है थे उस समय। जैसे कि गांधी जी में था अहिंसा का गुण,
मदर टेरेसा में सेवा भाव। ऐसे आपने भी देखे होंगे, आपके आसपास कर जो लोग हैं उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें सबसे अलग गुण होते हैं, उनको बोलते हैं हम विशेष शील गुण वाले व्यक्ति। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट सिद्धांत क्या है। पहला था शील गुणों का सिद्धांत, जो कि GW आलपोर्ट के द्वारा दिया गया। दूसरे सिद्धांत की मैं यहाँ पर बात करूंगा। दूसरा सिद्धांत आपका यहाँ पर है विशेषक का सिद्धांत। विशेषक का सिद्धांत विशेषक का सिद्धांत जो है RB कैटल के द्वारा दिया गया। RB कैटल। तो RB कैटल ने जो है विशेषक का सिद्धांत दिया और विशेषकों के दो प्रकार बताए। फर्स्ट यहां पर मैं बात करूंगा, पहला जो प्रकार उनके द्वारा बताया गया वो बताया गया सतही विशेषक। दूसरा प्रकार बताया गया स्रोत विशेषक। दो प्रकार उनके द्वारा बताए गए। सतही विशेषक जो होते हैं ये हमारे जो है सामान्य रूप से सामान्य ज्ञान या व्यवहार या बातचीत में प्रकट होते हैं। वो सामान्य जो व्यवहार में होते हैं उसको हम बोलते हैं सतही विशेषक, जिनका ज्ञान हमारे जो है सामान्य बातचीत से ही हो जाता है। सामान्य बातचीत से ही जिन चीज़ों को हम सीख जाते हैं उन्हें हम सामान्य विशेषक कहते हैं। सामान्य बातचीत या सामान्य व्यवहार हम कह सकते हैं, जिनको हम सामान्य बातचीत या सामान्य व्यवहार से सीख जाते हैं उनको हम सतही विशेषक कहते हैं। जबकि जो स्रोत विशेषक होते हैं इनको हम जो है सामान्य बातचीत या व्यवहार से नहीं सीखते, इनके लिए विशेष तरीके अपनाने पड़ते हैं हमको। तो इसके लिए जो है यहाँ पर RB कैटल ने 16 जो है शील गुण बताए। उन 16 शील गुणों के लिए एक 16 PF प्रश्नावली उन्होंने तैयार करी थी। 16 PF प्रश्नावली तैयार करी। ये पूछ लिया जाता है कई बार, ये आपको ध्यान रखना है कि 16 PF जो प्रश्नावली थी वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? RB कैटल के द्वारा। क्योंकि RB कैटल के दो प्रकार हैं, सतही विशेषक। RB कैटल ने दो प्रकार दिए विशेषकों के, एक तो सतही विशेषक, दूसरा स्रोत विशेषक। स्रोत विशेषक में उन्होंने बताया कि जो है व्यक्ति में 16 शील गुण होते हैं। पहले तो उन्होंने बताया था कि सामान्य रूप से जो है व्यक्ति जो होते हैं उनमें 23 शील गुण होते हैं, जबकि असामान्य व्यवहार वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें शील गुण जो है 12 होते हैं। लेकिन अंतिम रूप से 16 शील गुण बताए गए और जो है यहाँ पर उनके लिए 16 PF प्रश्नावली जो है दी गई थी। तो कितने शील गुण बताए गए? सामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों में बताए गए थे, सामान्य व्यवहार वाले जो व्यक्ति थे उनमें 23 शील गुण, जबकि जो असामान्य व्यवहार वाले जो व्यक्ति थे, असामान्य व्यवहार वाले, उनमें जो है 12 बताए गए। जबकि अंतिम रूप से कितने बताए गए शील गुण? जो है यहाँ पर 16 बताए गए। 16 शील गुण माने गए, स्वीकार किए गए। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यही सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है, यही क्वेश्चन जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये आपको यहाँ पर विशेषकों के सिद्धांत में ध्यान रखना है। ये सिद्धांत किसने दिया था? RB कैटल ने। तो यहाँ पर कई बार सिद्धांतों के पूछ लिया जाता है किसके द्वारा ये दिए गए, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगली मैं यहाँ पर बात करूंगा, तीसरा सिद्धांत है यहाँ पर मांग दबाव का सिद्धांत। साथियों, मांग दबाव का सिद्धांत जो है उसकी मैं बात करने वाला हूं। मांग दबाव का सिद्धांत हेनरी मुर्रे के द्वारा दिया गया। हेनरी मुर्रे, हेनरी मुर्रे के द्वारा ये सिद्धांत जो है हेनरी मुर्रे के द्वारा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो हेनरी मुर्रे ने जो है मांग दबाव का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। अब इस सिद्धांत में हेनरी मुर्रे ने क्या बताया कि व्यक्ति में जो है किसी मांग के कारण व्यक्ति के पास जो है दबाव बनाया जाता है। व्यक्ति में जो कोई व्यक्ति किसी चीज को चाहता है, मांग करता है उसकी, तो उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में खुद में जो है दबाव बनता है। उस दबाव के कारण उसमें व्यक्तित्व का निर्माण जो है यहाँ पर हो जाता है।
तो ये यहाँ पर जो है मांग दबाव का सिद्धांत है, इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, केवल यही पूछा जाता है कि मांग दबाव का सिद्धांत जो है यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया, हेनरी मुर्रे के द्वारा ये सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किया गया। तो ये आपका सामान्य सिद्धांत है, हेनरी मुर्रे का मांग दबाव का सिद्धांत। अगला आपका सिद्धांत यहाँ पर बचता है चौथा, मनोविश्लेषण सिद्धांत, तो उसकी मैं बात करने वाला हूं। मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है इसकी मैं बात करने वाला हूं। तो देखते हैं क्या है मनोविश्लेषण सिद्धांत। देखिए साथियों, मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सिगमंड फ्राइड के द्वारा ये दिया गया। इस सिद्धांत में जो है आपको तीन चीजें पढ़नी होंगी। फर्स्ट पढ़नी होगी आपको इदम, जिसे हम इड के नाम से भी जानते हैं, इदम या इड कह देते हैं। दूसरी हम पढ़ेंगे अहम, अहम का मतलब होता है ईगो। तीसरा पढ़ेंगे हम परा अहम, इसका मतलब होता है सुपर ईगो। ये इदम जो होता है इड, इसका मतलब जो होता है एक तरह से मैं बता देता हूं। इदम जो प्रकृति होती है किसी व्यक्ति में, मतलब इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है इदम वाला, उसकी शारीरिक इच्छाएं प्रबल होती हैं। इसमें क्या होता है, शारीरिक इच्छाएं प्रबल होंगी उस व्यक्ति की, जिसमें जो है ये गुण पाया जाएगा इदम वाला, शारीरिक इच्छाएं प्रबल, इच्छाएं ज्यादा, जबकि मानसिक इच्छाएं कम। मानसिक इच्छाएं क्या होंगी उनकी, कम होंगी। मतलब वो चाहेगा कि मेरे शरीर शारीरिक सुख मुझे ज्यादा मिले, मानसिक इच्छाएं क्या होंगी, कम। ये आपको ध्यान रखना है। शारीरिक इच्छाएं ज्यादा होंगी, जिन व्यक्तियों में जो है इदम वाला गुण पाया जाएगा उनकी शारीरिक इच्छाएं ज्यादा मजबूत प्रबल होंगी, जबकि मानसिक इच्छाएं कम होंगी। अब देखिए शारीरिक इच्छाएं ज्यादा, तो इसका मतलब कैसे होंगे वो व्यक्ति, सुख चाहने वाले होंगे, अर्थात सुखवादी होंगे। कैसे होंगे वो व्यक्ति, स्वार्थी होंगे, क्योंकि उनमें स्वार्थ होगा। शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो है व्यक्ति में स्वार्थ आ जाता है। और वो कैसे होंगे, स्वार्थी होंगे और बचपन वाले, अर्थात छोटे बच्चे की तरह होंगे। जैसे बच्चा होता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती है, उसको अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करनी है। तो यहाँ पर बचपन जो होता है, बचपन में व्यक्ति जो है इस प्रकृति का होता है, इदम वाली प्रकृति का। तो ये ध्यान रखना है आपको, सुखवादी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, बचपन में जो है इस प्रकार का हमको गुण पाया जाता है, और ये पशु प्रकृति को जो है पैदा करते हैं। ये पशु प्रकृति के होते हैं, मतलब इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, इनको खुद से मतलब होता है। ये पशु प्रकृति के होते हैं इदम वाले व्यक्ति। तो यह आपको समझ में आ गया होगा इदम का मतलब क्या है। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ दूसरा अहम की। अहम में क्या होगा, शारीरिक इच्छाएं और मानसिक इच्छाएं जो हैं इनकी मैं बात करने वाला हूँ। इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों में जो है यहाँ पर संतुलन होगा। तो शारीरिक इच्छाएं और मानसिक इच्छाओं में क्या होगा, शारीरिक एवं मानसिक इच्छाएं संतुलित, बराबर होंगी दोनों। शारीरिक और मानसिक इच्छाओं में क्या होगा, संतुलन होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऐसा व्यक्ति जो है युवा होता है, युवावस्था में होता है, क्योंकि युवावस्था में जो है दोनों चीजें होती हैं, शारीरिक इच्छाएं भी होती है और मानसिक इच्छाएं भी होती हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों इच्छाएं जो हैं युवावस्था वाले व्यक्ति में होती हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो युवावस्था जो होती है, इस अवस्था में व्यक्ति जो है कौन सी अवस्था में होता है, अहम वाली अवस्था में जो है वो होता है, और इंसानी प्रकृति को दर्द दिखाता है, इंसानी प्रकृति का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंसानी प्रकृति का जो है यहाँ पर होगा वो व्यक्ति। ये भी आपको ध्यान रखना। और यह घटक जो है वास्तविकता में जीना ये सिखाता है।
अहम वाली कंडीशन से व्यक्ति वास्तविकता में जीता है, ना कि काल्पनिकता में। तो वास्तविकता में जीना ये सिखाता है। ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगला मैं यहां पर बात करने वाला हूं, तीसरा आपका बचा है यहां पर परा अहम। जिसे हम सुपर ईगो के नाम से भी जानते हैं। सुपर ईगो। सुपर ईगो में मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। देखिए, इसमें व्यक्ति बचपन में था, इसमें युवावस्था में, और इसमें कौन सी अवस्था में हो जाएगा? वृद्धावस्था में। ये आपको ध्यान रखना है। तो सुपर ईगो में व्यक्ति जो है वृद्धावस्था में होता है। वृद्धावस्था में है, वृद्ध क्या करते हैं, उनकी प्रकृति देवत्व होती है, देवताओं के समान होती है। तो देवत्व प्रकृति का हो जाता है, देवत्व प्रकृति का। ये आपको ध्यान रखना है। वृद्धावस्था में व्यक्ति कैसा होता है? देवत्व प्रकृति का यहाँ पर हो जाता है। और शारीरिक इच्छाओं के स्थान पर जो है यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, मानसिक इच्छाएं कैसी हो जाती हैं? शारीरिक इच्छाओं के स्थान पर मानसिक इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं, मानसिक इच्छाएं ज्यादा, क्योंकि व्यक्ति इसमें ज्यादा सोचने लग जाता है वृद्धावस्था में। मानसिक इच्छाएं ज्यादा, जबकि शारीरिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, मानसिक इच्छाएं ज्यादा, शारीरिक इच्छाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। कम यहाँ पर हो जाती है। त्याग और बलिदान की भावना यहाँ पर आ जाती है, त्याग एवं बलिदान की भावना। त्याग एवं बलिदान की भावना, तो ये चीजें जो है इस अवस्था में आ जाती हैं, पराअहम में, सुपर ईगो, वृद्धावस्था। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, वृद्धावस्था, देवत्व प्रकृति, मानसिक इच्छाएं ज्यादा, शारीरिक इच्छाएं कम, त्याग एवं बलिदान की भावना। तो ये चीजें जो है इस अवस्था में आ जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो पहली मैंने आपको अवस्था बताई, यहाँ पर बता देता हूं एक बार। मनोविश्लेषण जो सिद्धांत दिया गया, ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। देखिए, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा यहां पर दिया गया। सिगमंड फ्राइड ने ये सिद्धांत यहां पर दिया था, और उन्होंने इदम, अहम, पराअहम, तीन चीजें यहां पर बताई, इदम, अहम और पराअहम। इदम का मतलब जिसमें शारीरिक इच्छाएं ज्यादा, मानसिक इच्छाएं कम, सुखवादी, स्वार्थी, बचपना जो होता है, अर्थात बचपन वाली प्रकृति, जिसे हम पशु प्रकृति कहते हैं, इस अवस्था में व्यक्ति इदम वाली अवस्था में होता है। अहम, ईगो, शारीरिक और मानसिक इच्छाओं में बैलेंस आ जाता है, ना तो शारीरिक इच्छाएं ज्यादा, ना मानसिक इच्छाएं ज्यादा। युवा हो जाता है, इस अवस्था में व्यक्ति युवा अवस्था में होता है, क्योंकि उसमें बचपन अवस्था में था तो इसमें युवा में हो गया। उसमें राक्षस प्रवृत्ति का था, अर्थात पशु प्रकृति का था, तो इसमें कौन सी? इंसानी प्रकृति का हो गया। वास्तविकता में जीना जो है, इसमें व्यक्ति वास्तविकता में जीना सीखता है। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ पराअहम। तो पराअहम वाली जो अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति वृद्धावस्था में होता है, और यहाँ पर जो है उसमें इंसानी प्रकृति था, इसमें देवत्व प्रकृति का हो जाता है। मानसिक इच्छाएं ज्यादा, शारीरिक इच्छाएं कम, त्याग एवं बलिदान की भावना इस अवस्था में ज्यादा आ जाती है। क्योंकि पराअहम जो वाली जो अवस्था होती है, उसमें व्यक्ति जो है देवत्व हो जाता है, देवताओं में अपना जो है विश्वास ज्यादा रखता है, तो देवत्व प्रकृति का यहाँ पर हो जाता है। तो ये आपकी यहाँ पर हो गई पराअहम वाली अवस्था। तो यहाँ पर आपका ये जो है, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जो व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित थे, वो आज आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक।